मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गाइड फॉर यू क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहां पे उत्तर प्रदेश के पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और आपको पता होगा पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पहले थ्योरी डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक ना। आज ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। मतलब इस उत्तर प्रदेश का जो फिजिकल डिवीजन है क्या है, कैसे है, क्या सारी चीज़ें, सब चीज़ों के विषय में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन लगाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। याद रखना ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो यूपी का एग्ज़ाम देना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी इसे दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी GK GS बनता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ें। आपको पता होगा कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीज़न। फिजिकल डिवीज़न जिसको हम भौतिक स्वरूप बोलते हैं। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का लोकेशन कहाँ पे है इंडिया में। तो उत्तर भारत या उत्तर मध्य भारत, ये दोनों बार यह पूछा जा चुका है, तो थोड़ा याद रखिएगा। क्षेत्रफल कितना है ये पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है तो याद रखना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का एरिया है। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्या है उत्तर प्रदेश का एरिया है, 22%। अगर बात करें सीमाओं की तो भाई 8 राज्यों के साथ अपने बाउंड्री साझा करता है और एक यूटी जिसको दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको हम नेपाल कहते हैं। आपको पता होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये राज्यों के नाम हैं। दिल्ली भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और नेपाल आपने देख ही लिया। अब बात करें ग्लोब पर स्थिति की, अगर हम बात करें इसकी, तो अब ये भी आपको बताया गया था पिछले टर्म पे हम लोगों ने भी इसके विषय में चर्चा किया था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। तो आपको पता होगा लैटिट्यूड मतलब अक्षांश के आधार पे भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसकी 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। याद रखना ये जो कॉमा लगा रहता है मिनट को इंडिकेट करता है, और जो ये रहता है जो जीरो टाइप का बना है क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक ना। बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे जो बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्या उत्तर प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसके विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा जियोलॉजिकल मतलब भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा है। याद रखना हमारा भारत किसका है, गोंडवाना लैंड का। और भारत में ही क्या उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी किसका हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का क्या होगा, हिस्सा होगा। बात किया जाए प्रदेश का दक्षिणी पठार जिसको प्लेट्यू पार्ट, ये कैम्ब्रियन युग में जो विंध्य क्रम की क्या होती हैं शैली होती हैं, जो विंध्य रॉक होती हैं उनसे क्या है बना हुआ, ठीक ना, जो दक्षिणी क्षेत्र है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो विंध्य क्रम की शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि शैली पाई जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में बैठा के रखिएगा आप। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट। और किससे, जो हमारा सदर्न पार्ट है किसका उत्तर प्रदेश, वो किससे मिलके बना हुआ है, तो याद रखिएगा जो विंध्य रॉक है उससे मिलके बना हुआ है, दक्षिणी पठार भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इन शैलों में जीवाश्म अवशेष का अभाव होता है, मतलब उसमें फॉसिल रिमेन्स नहीं पाए जाते हैं। उत्तर में शिवालिक श्रेणियों और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य में गंगा यमुना का मैदान है। मतलब उत्तर में शिवालिक श्रेणी है और दक्षिण में क्या है, विंध्य श्रेणी है। उनके बीच में गंगा यमुना का क्या है, मैदान पूरा फैला हुआ। मैप में दिखाते हैं इस चीज़ को, हम लोग देखेंगे मैप में, ठीक ना। जो कि पैलिस्टोसिन युग से अब तक अवसादों या सेडिमेंट्स के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना हुआ है, ठीक ना। तो अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग मैप पे इस चीज़ को देखते हैं और अच्छे समझेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से बातों को समझते जाइए। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन की बात करें तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि के
और इसमें भी आ जाता है, डेजर्ट भी आ जाता है, कोस्टल एरिया भी आ जाता है, पर विभाजित करना क्या कहलाता है? भौगोलिक विभाजन कहलाता है। आपको पता होगा उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चला गया। तो जो उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग था वो कहाँ चला गया? उत्तराखंड में। और आपको पता होगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। दूसरी बात करें, चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र है। पहले कितने थे? 4 थे, बट अभी क्या है? 3 है। अब याद रखना, उत्तर प्रदेश में भाबर एवं तराई क्षेत्र, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण में पठारी क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको पता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भाबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको भाबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको तराई दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैदानी क्षेत्र दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? पठारी क्षेत्र दिख रहा है। तो याद रखना, अब हम लोग इसके बारे में 1 बाई 1 क्या करेंगे? पढ़ेंगे और बहुत ही गहराई से बातों को समझेंगे। यहाँ बात करें उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र। अब भाबर और तराई क्षेत्र होता क्या है? तो आपको पता है, पश्चिम में मतलब वेस्ट साइड में, वेस्ट में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी भाबर एवं तराई क्षेत्र कही जाती है। भाबर क्षेत्र उत्तर में है, जबकि तराई क्षेत्र ठीक दक्षिण में है। जैसे आपको पता है ये सहारनपुर है, यहाँ सहारनपुर से लेकर कुशीनगर के बीच में ये जो एक पतली पट्टी पाई जाती है, इसी रीजन को हम बोलते हैं भाबर और तराई का क्षेत्र बोलते हैं। ऊपर जो होता है उसको नॉर्थ साइड में उसको हम भाबर बोलते हैं, और नीचे साइड जो होता है दक्षिण के साइड में उसे हम तराई रीजन बोलते हैं। ठीक ना? अब हम लोग इनको 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर के बीच में एक पतली सी जो पट्टी पाई जाती है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाबर और तराई क्षेत्र बोलते हैं। यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश फुटहिल में फैला क्षेत्र है, जिसका निर्माण कंकड़, पत्थर, चट्टानों से हुआ है। भाबर क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जो शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश फुटहिल में फैला है, जिसका निर्माण, बस जानते हो क्या पूछेगा? भाबर किससे मिलकर बना होता है? बस इतना याद रखना, भाबर किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों? तो कंकड़, पत्थर, चट्टानों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन पूछता है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों में फैला हुआ है। तो ये बिजनौर है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में मतलब फैला हुआ है। कौन? हमारा भाबर क्षेत्र। यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तथा जल चट्टानों के मध्य प्रभावित होता है। ये नदियाँ आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती है। अरे पत्थरीला एरिया होता है तो पत्थर के बीच से नदी निकल जाती है, तो उसी टाइम क्या होती है? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और जैसे ही पत्थर के एरिया से हटती हैं तो फिर नदियाँ दिखाई देने लगती हैं, जैसे तराई क्षेत्र में पहुँचती हैं। ठीक है? अब यहाँ देखेंगे, यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, लेस फर्टाइल होता है, और इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों कि ये किससे मिलके बना होता है? तो कंकड़ और पत्थर से मिलके बना होता है। यह क्षेत्र, यहाँ नदियाँ आगे क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पे ये आपको पता होगा कम उपजाऊ होता है, और यहाँ पे कृषि की खेती नहीं की जाती है। तो ये आपको भाबर के बारे में यहाँ पे इतना जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? भाबर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियाँ धरती पर प्रकट होती हैं। अभी भी बता कि भाबर में नदियाँ विलुप्त होती हैं और तराई क्षेत्र में क्या होती? प्रकट हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी दिखाया जाएगा इसको, जाती हैं। यहाँ महीन कणों फर्टाइल के निक्षेप मिलते हैं। बते हो, वहाँ कंकड़ मिलता था, यहाँ क्या मिल रहा है? महीन कण मिल रहा है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती होती है। तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती होती है, याद रखना। हेतु उपयुक्त दशाएं होती, अनेक जगहों पर जूट की भी खेती होती है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव, विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। अन्य जीव भी पाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बातों को समझते हैं। आपने देखा भाबर देख लिया, तराई देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र हम देखेंगे। यहाँ पे अब आपको बहुत ध्यान समझना है। मैदानी क्षेत्र गंगा का द एलुवियल प्लेन्स। तो
तो जो एलुवियल प्लेन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात को समझेंगे। मैदानी क्षेत्र भाबर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच अवस्थित यह एक विस्तृत सामान्यतः समतल उपजाऊ मैदानी फर्टाइल भाग है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। यह क्षेत्र गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कॉप कीचड़ बालू के निक्षेप से बना होता है। ठीक ना, जो नदी के द्वारा बहा के निक्षेप लाया जाता है उसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब आपको थोड़ा ध्यान से एक चीज़ थोड़ा समझने का प्रयास करना। अभी आप कह रहे थे सर भाबर और तराई में थोड़ा डिफरेंस कम। देखो, अब यहाँ से कोई नदी निकलती है, थोड़ा ध्यान से बात को समझते हैं। सपोज दैट यहाँ हिमालय से कोई नदी निकली है, अब निकली तो ये क्या है, हमारा भाबर एरिया, चट्टानी एरिया, कंकड़ वाला एरिया क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। अब नदी अगर इसके बीच से जाएगी तो क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी और ये लेस फर्टाइल होता है, यहाँ खेती नहीं होती है। लेकिन जैसे ही नदी तराई रीजन में ऐसे निकलेगी, तराई रीजन में क्या होगी, निकलेगी, फिर नदी हमको दिखाई देगी और यही क्या होता है, फर्टाइल एरिया होता है। अभी आपको हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। यहाँ के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, यहाँ कंकड़ होता है, ये फर्टाइल होता है तराई रीजन, और भाबर फर्टाइल नहीं होता है। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं भाबर में, और तराई में नदियाँ क्या होती हैं, दिखाई देती। तराई रीजन दलदली होता है, और तराई रीजन में आपको पता हो, ये क्या बताएं, गन्ना और धान की खेती होती है, कहीं कहीं जूट की भी खेती होने लगी, और यहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं भाबर और डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और एलुवियल क्षेत्र क्या होता है, गंगा के द्वारा बहा के लाया गया जो निक्षेप होता है उससे जो क्षेत्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलुवियल प्लेन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा बात क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, निक्षेपों की संरचना, जो निक्षेपों की संरचना डिपॉजिट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा रब करते हैं। अब हम लोग इसके विषय में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि डिपॉजिट स्ट्रक्चर के आधार पर इस मैदान को दो उप विभागों में सब डिवीजन में बांटा गया है, एक खादर क्षेत्र और एक क्या, बांगर क्षेत्र। अब भाई खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, इसमें भी डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, खादर का क्षेत्र कहलाता है। हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा नवीनीकरण हो जाती है, मतलब रिन्यूअल हो जाती है। इसी कारण ये प्रदेश उपजाऊ फर्टाइल रीजन बना रहता है। इसका निर्माण नई जलोढ़ न्यू एलुवियल सॉइल से होता है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात अगर हम लोग करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि सर बांगर क्षेत्र क्या होता है, नदी के दूर वाला क्षेत्र को नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी नवीकरण रिन्यूएबल नहीं हो पाती है, बांगर कहलाता है। ये प्रदेश ऊंचाई में होता है और ये क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना होता है, और यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है, और ये क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है। दूसरी बात हम लोग करें दक्षिण में पठारी क्षेत्र की, तो यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित, इसे बुंदेलखंड पठार भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार नॉर्दर्न एक्सटेंशन है। इस पठार क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर के आसपास। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ी लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं, जो दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये हमारी क्या है, दक्षिण भाग की सबसे ऊंची हैं, उत्तर प्रदेश में 600 मीटर के करीब। थोड़ा इस लाइन को एक बार और अच्छे से थोड़ा पढ़िए। इस पठारी क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों में कैमूर और सोनाकर की पहाड़ी लगभग कितनी, 600 मीटर तक ऊंची हैं, जो दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए हाईलाइट कर दिया गया। यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिण भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील तक फैला हुआ है। बात करें इस क्षेत्र का मुख्य नदी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, चंबल, बेतवा, केन, यमुना नदी की सोन और टोंस गंगा नदी की सहायक नदियाँ। आपको पता होगा चंबल, बेतवा, केन
ये सब क्या है, यमुना नदी की सहायक हैं। सोन और टोंस गंगा नदी की सहायक हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। अब आपको यहाँ एक चीज़ पता होना चाहिए कि यह कम वर्षा का क्षेत्र है, इसके ज़्यादा भागों में लाल मिट्टी रेड सॉइल पाई जाती है, जो कृषि हेतु कम उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख फसलें चना, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूँ उगाती हैं। बुंदेलखंड के पास तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की काल में हुआ है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वहाँ विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, जो प्री कैम्ब्रियन युग किसे क्या होता है, बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे आगे बात करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन रहेंगे और उसका जवाब आपको देना रहेगा। अभी तक जितना भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपको पता होगा ये क्या है, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो पहले ही बता दिया गया था, गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है? तो अभी अभी आपको बताया गया था ये कहाँ पे अवस्थित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बताया गया था मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी कौन सी? अरे भाई दक्षिणी भाग की सर्वाधिक ऊंचाई पहाड़ी की बात किया गया, अभी अभी बताए हैं, तो कौन सी है? सोनाकर है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है जो 600 मीटर है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो याद रखना शिवालिक है। अब कहाँ चली गई? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आपको पता होगा विंध्य कैमूर। तो याद रखना ये सारी की सारे पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर अप होने चाहिए प्यारे बच्चों। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो मेरे भाई भाबर और तराई शामिल है, ये तो आपको पता ही है ना। आपको पता होगा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी का पठारी क्षेत्र है, बट रेगिस्तान का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? 7th वाला। 7th का क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? तो पता ही चल चुका है भाई, बुंदेलखंड का क्या भाग है, ये बात आपको पता ही होगा। सॉरी ये बुंदेलखंड गलत नहीं, ये गोंडवाना पूछा है किस भूखंड का, तो गोंडवाना हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। ये बात समझ में आई। दूसरी बात अगर हम लोग करें, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो भाई खादर कहा जाता है, जो नई वाली सॉइल होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड का क्या पठार जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो याद रखना भावर की बात की गई है यहाँ पे, एक होता है याद रखना भावर की अगर बात करेगा तो ये कहाँ मिलेगा? ये कंकरीले क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कंकरीले क्षेत्र में मिलेगा। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? तो अभी अभी आपको बताया गया था कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। क्यों? कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। बात करें प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो अभी अभी आपको बताया गया है 3 भागों में। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो प्यारे बच्चों आपको बताया गया है बुंदेलखंड पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखना यहाँ पे भावर की बात की गई तो कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? भावर क्षेत्र में। आपको पता होगा तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो आपको पता होगा समतल भी होती है, नम भी होती है और दलदली भी होती है। मतलब उपर्युक्त क्या होता है? सारा होता है, सभी होता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है? तराई क्षेत्र की तो आपको पता होगा एक धान और एक क्या? गन्ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो आपको पता ही होगा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूछा है तो आपको आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन सा है? खादर। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? खादर। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है? तो गन्ना और धान की खेती की जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा
पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बिल्कुल आंसर पता होना चाहिए कहाँ पाई जाती है, बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन। जहाँ तक हमने थ्योरी बेस्ड तरीके से डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आज ही हमारा पार्ट नंबर 2 है। बहुत जल्द हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आपको पता है एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का यही तरीका होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, बार देखिए, नोट्स बनाइए और क्या करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है ना।